बुआई किसे कहते हैं जानते तो आप सभी हैं, लेकिन उसको कुछ शब्दों में हम परिभाषित करते हैं। खेतों में मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। तो जब हम उसमें बीज चयन करके डालते हैं, अच्छी किस्म के बीजों को बोते हैं, तो हमें अच्छी किस्म के स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं। तो स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छे बीजों के चयन के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, आप सभी भी अपने घर पर करके देखिएगा। 100 ग्राम गेहूं के बीज लेंगे, फिर उनको हम जल से भरे हुए कटोरे में डाल देंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि कुछ बीज तो तली में बैठ गए और कुछ ऊपर तैरने लगे। तो जो ऊपर तैरने लगते हैं वह बीज घुने हुए होते हैं और स्वस्थ नहीं होते, अस्वस्थ बीज हैं और बुआई के लिए ये बीज उपयुक्त नहीं हैं। और जो बीज नीचे बैठ जाते हैं, तलहटी में बैठे बीज, ये स्वस्थ होते हैं और बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रयोग को आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं और अच्छे बीजों को चुनकर ही उन्हें बोना चाहिए। बुआई के तरीके। अब जब हम बीज बोते हैं तो बीजों को बोने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ हम यहाँ चर्चा करते हैं। बीज के चयन के उपरांत उसकी बुआई की जाती है, आप जानते ही हैं। तो कुछ पौधों के बीज बिखरा कर बोए जाते हैं, जैसे कि बाजरा और मक्का। बिखराना तो आप जानते ही होंगे, आप सबके बहुत से बच्चे किसान या खेती से जुड़े हुए होंगे। उसके बाद कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। गहराई में बीजों को बोने के लिए बीज बेदक, या जिसे हम सीड ड्रिल भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये है सीड ड्रिल और यहाँ एक डिबलर है। तो इनकी सहायता से, इन यंत्रों की सहायता से हम एक गहराई में बीजों को निश्चित दूरी पर बो सकते हैं। गहराई में बोने के लिए डिबलर तथा बीज बेदक, सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जाते हैं। और इनसे क्या लाभ हैं? गहराई तक बोए जाने से बीजों को हम पक्षियों से क्षति होने से भी बचा सकते हैं। यदि हम उनको बिखरा देते हैं तो जो पक्षी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो बीजों को खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी लग सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें गहराई पर बोते हैं तो हम उनकी क्षति होने से बचा सकते हैं। बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल और पोषक तत्व प्राप्त हो सके। धान की फसल। चलिए बच्चों, अब हम एक धान की फसल देखते हैं। धान खेतों में लहलाते हैं, तो बहुत से बच्चों ने देखी भी होगी। तो धान की फसल लगाने के लिए सबसे पहले हम धान के बीजों को मिट्टी में बो देते हैं। बोने के कुछ दिन बाद छोटी छोटी सी पौध निकल आती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इन पौध को निकाल कर उचित दूरी पर हम खेत में रोप देते हैं। जो स्वस्थ पौधे हैं उनमें से उन्हें छांट करके हम उनको खेत में रोप देते हैं। जब पौध मिट्टी से उचित पोषण और जल प्राप्त करके बड़ी हो जाती है तो हमारी धान की फसल तैयार हो जाती है। और धान की फसल के लिए बच्चों पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौधे के मध्य उचित दूरी रखी जा सके। उचित दूरी जिससे कि सभी पौधों को उपयुक्त पोषण प्राप्त हो सके। मृदा के पोषक तत्व। अब हम पौधों को मिट्टी में बो रहे हैं और पौधे अपना सारा भोजन मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौधों को भी उसी प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा यानी कि मिट्टी से
जल और खनिज लवण पोषक तत्व के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। यदि कम पोषक तत्व है तो पौधे कम ग्रोथ करेंगे और स्वस्थ फसल प्राप्त नहीं होगी और हमें जो उसका उत्पादन है वो भी कम प्राप्त होगा। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। चलिए एक एक करके इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्य पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पौधों को जल और वायु से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जल का सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, H2O, तो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि मुख्य पोषक तत्व है, यह पौधे जल और वायु से लेते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यह उन्हें मिट्टी से प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन मुख्य अवयव है क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है। तो मुख्य पोषक तत्व कितने हुए? 6: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गौण पोषक तत्व, यह वो पोषक तत्व है जिनकी मात्रा मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में इनको पौधों को आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जो कि ये मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों की तुलना में कम होती है, इसलिए इन्हें गौण पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे कि लोहा, तांबा और जिंक बहुत थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन इनकी आवश्यकता तो थोड़ी सी होती है, यदि इनकी कमी हो जाती है तो पौधे का विकास रुक जाता है और इनकी कमी होने पर पौधे की वृद्धि और विकास और फसल की पैदावार प्रभावित होती है। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक पोषक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? लोहा, तांबा और जिंक।